हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप फिजियोलॉजी का 7 से 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों मैंने न्यूक्लियस, सेल वॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रोटोप्लाज्म, इस सब के बारे में बता दिया था। और इस वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया, फोटो रेस्पिरेशन, राइबोसोम, C3C4 प्लांट, एब्सिसिक एसिड, एरोबिक एंड एनारोबिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, इन सभी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बताया जाएगा और आप लोगों को पॉइंट के माध्यम से बताया जाएगा ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया सदैव जीवित कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी कणिकाओं में धागे के रूप में पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सदैव जीवित कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बायोप्लास्ट, माइक्रोजोम, माइक्रोजोम्स, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, आदि नामों से माइटोकॉन्ड्रिया को पुकारा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार लवकों से बहुत छोटा होता है। जो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका आकार लवक से बहुत छोटा होता है। इसका आकार दोस्तों 2 से 3 माइक्रोमीटर तक होता है। 2 से 3 माइक्रोमीटर तक होता है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार। और दोस्तों यह जो माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग कोशिका, मतलब दोस्तों भिन्न भिन्न कोशिका में अलग अलग आकार की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भिन्न भिन्न कोशिका में अलग आकार की होती है। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट है, इसकी खोज जो है, जो दोस्तों पहला पॉइंट रहना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। दोस्तों जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो इसे बायोप्लास्ट कहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने की थी और इसे बायोप्लास्ट कहा था। कभी कभी दोस्तों 2 या 2 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जब मिलते हैं, कभी कभी 2 या 2 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़े माइटोकॉन्ड्रियन बना लेते हैं। तो एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रियन बना लेते हैं। तो पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि 2 या 2 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया मिले क्या बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर आपस में माइटोकॉन्ड्रियन बना लेते हैं। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों इसका मुख्य कार्य कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के प्रत्येक भाग में ऊर्जा को पहुंचाना। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका के प्रत्येक भाग में ऊर्जा को पहुंचाता है, इसलिए इसे विद्युत गृह भी कहा जाता है। इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों श्वसन होता है। अगला पॉइंट, इसकी सबसे ज़्यादा संख्या, दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी सबसे ज़्यादा संख्या केंद्रक के समीप पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज़्यादा संख्या केंद्रक के समीप पाई जाती है और इसके अंदर दोस्तों जो है एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, जो कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल बताया था। और इसमें जो DNA व RNA होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। DNA व RNA
इकट्ठे होते हैं दोस्तों। और जो राइबोसोम होता है वो बिखरा हुआ होता है। राइबोसोम बिखरा होता है और जो डीएनए व आरएनए होते हैं वह इकट्ठे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं राइबोसोम। तो उससे देखते हैं राइबोसोम। यहाँ पे मैंने राइबोसोम की परिभाषा लिखी है, आप लोगों को मैं पढ़ के बताऊंगा तो समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों यदि मैं पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग को भी ज़्यादा लेट होगा। अभी और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाना है। तो देखते हैं राइबोसोम। जीव द्रव्य एवं अंतःप्रद्रवी जालिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी सतह पर जो द्रव्य होता है और अंतःप्रद्रवी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी सतह पर जो छोटा छोटा कण पाया जाता है दोस्तों, जो छोटा छोटा कण पाया जाता है उसे ही राइबोसोम कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जीव द्रव्य एवं अंतःप्रद्रवी जालिका के तथा बाहरी जीव द्रव्य एवं अंतःप्रद्रवी जालिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी सतह पर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसे राइबोसोम कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है 70S प्रकार का और दूसरा होता है 80S प्रकार का। तो पहले 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है यह नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। यह नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु में पाया जाता है। तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु में पाया जाता है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वह दोस्तों जंतु तथा पादप में पाया जाता है। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। 70S प्रकार का राइबोसोम नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम जंतु तथा पादप में पाया जाता है। अब दोस्तों इसके आकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है इसका सबसे बड़ा भाग 50S, ये दोस्तों 5 है, 50S और सबसे छोटा भाग 30S का होता है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है इसका सबसे बड़ा भाग 60S और सबसे छोटा भाग दोस्तों 40S का होता है। कभी कभी दोस्तों क्या आता है 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, कभी कभी 4 या 4 से अधिक राइबोसोम एक साथ जुड़कर दोस्तों एक पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। दोस्तों राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का, 80S प्रकार का। 70S प्रकार का राइबोसोम नीले हरे शैवाल और जंतु में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम जंतु और पादप में पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम का आकार 50 से 30S, 50S से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राइबोसोम 30S का होता है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है इसका सबसे बड़ा राइबोसोम 60S और सबसे छोटा राइबोसोम 40S का होता है। कभी कभी 4 या 4 से अधिक राइबोसोम एक साथ मिल जुड़कर उन्हें पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एबीए मतलब दोस्तों होता है एब्सेसिक एसिड। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इसे कपास की पुष्प कलिकाओं से निकालने वाले पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। यह दोस्तों जो एबीए है यह कपास के पुष्प कलिकाओं से निकलने वाला जो पदार्थ होता है उससे प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कार्न्स तथा एडिकोट ने दोस्तों इसका नाम एब्सेसिन दिया था। तो दोस्तों जो एब्सेसिक एसिड होता है इसका खोज कार्न्स तथा एडिकोट ने किया था, लेकिन इसे एब्सेसिन कहा था। और यह कपास के पुष्प कलिकाओं से जो पदार्थ निकलता है वहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके प्रयोग से पत्तियों में विगलन तीव्र गति से होता है। इसके प्रयोग से दोस्तों पत्तियों में विगलन जो है विगलन बहुत ही तीव्र गति से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके प्रयोग से कलिकाओं की वृद्धि तथा बीज के अंकुरण में रुकावट आ जाती है। दोस्तों जो एबीए होता है, एबीए दोस्तों इसके प्रयोग से जो पौधे की कलिकाओं की वृद्धि होती है
उसमें तथा जो बीज होते हैं उनके अंकुरण में रुकावट आ जाता है। दोस्तों इसी से उपचारित करके बीजों को रखा जाता है ताकि वह अंकुरित ना हो। अगला पॉइंट ये भी है दोस्तों, वृद्धि रोधक होता है। अभी मैंने आप लोग बताया वृद्धि को रोक देता है, तो मतलब दोस्तों ये भी जो होता है वृद्धि रोधक होता है, इनहिबिटर होता है। तो पॉइंट के माध्यम से आप लोग बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अगला पॉइंट, इसका मुख्य प्रभाव जिब्रेलिन के प्रभाव को नष्ट करना है। दोस्तों जो जिब्रेलिन होता है जो अंकुरण का कार्य करता है उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और सुषुप्ति को बढ़ा देता है। जब सुषुप्ति को बढ़ा देगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों C3 एवं C4 प्लांट। C3 एवं C4 प्लांट, तो जो C3 प्लांट होता है दोस्तों, C3 प्लांट में 3 कार्बन पाए जाते हैं और जो C4 प्लांट होता है इसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं। और दोस्तों जो वो C3 प्लांट होता है इसमें प्रकाश की श्वसन दर बहुत अधिक होती है। C3 प्लांट होता है इसमें प्रकाश की श्वसन दर बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे मालूम किया जा सकता है कि इसकी श्वसन दर की स्पीड क्या है, कैसे चल रही है। लेकिन जो C4 प्लांट होता है इसकी श्वसन की दर बहुत मंद होती है, इसलिए इसे आसानी से पता नहीं किया जा सकता, इसे पता करना बहुत ही कठिन होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, C3 को ठंडा और गीले, C3 प्लांट तो दोस्तों होता है जो 3 कार्बन वाला होता है, इसको ठंडे और गीले स्थान की जरूरत होती है, गीले वातावरण की आवश्यकता होती है। लेकिन तो दोस्तों C4 प्लांट होता है इसे उष्णकटिबंधी और शुष्क स्थान की आवश्यकता होती है, शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो C3 प्लांट होता है उससे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित होता है। लेकिन जो C4 प्लांट होता है उसके लिए 30 से 45 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि जो C3 प्लांट होता है इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो C4 प्लांट होता है इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग C3 और C4 प्लांट भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक में क्या डिफरेंस है, इसमें अंतर क्या है। दोस्तों जो एरोबिक होता है, दोस्तों इधर एरोबिक है इधर एनारोबिक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो एरोबिक होता है यह वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल में होता है। लेकिन जो एनारोबिक होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट, जीवित कोशिका में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में होता है। जो दोस्तों एरोबिक है वह जीवित कोशिका में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में होता है। लेकिन जो एनारोबिक है यह विशेष जीव तथा सकाणुओं की उपस्थिति में कुछ विशेष शर्करा में थोड़े समय के लिए होता है। दोस्तों जो एरोबिक होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जो एनारोबिक होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और दोस्तों जो एरोबिक होता है इसमें अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन दोस्तों जो एनारोबिक होता है इसमें ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोस्तों जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है इसमें क्या अंतर है वह आप लोग देखना है। तो इधर है प्लांट सेल और इधर है एनिमल सेल। दोस्तों प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह दोनों में प्रेजेंट होता है। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट, हरित लवक। दोस्तों जो होता है हरित लवक वह प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों में पाया जाता है। और दोस्तों जो सेंट्रोसोम होता है वह प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। दोस्तों दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। और हरित लवक प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट। दोस्तों एकदम आसानी से समझिएगा, मैं इसमें आप लोगों को बस छोटा सा बताऊंगा।
उसके बाद दोस्तों जब लॉन्ग आंसर होगा तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से बताया जाएगा। आप लोग सिर्फ इसमें जान जाइए कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट खाते किसे हैं। तो जो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट होता है, तो शॉर्ट डे प्लांट में दोस्तों रबी की फसल बोई जाती है, सॉरी लॉन्ग डे प्लांट में रबी की फसल बोई जाती है। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट होता है इसमें खरीफ की फसल बोई जाती है। लॉन्ग डे प्लांट में रबी की फसल, शॉर्ट डे प्लांट में खरीफ की फसल बोई जाती है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए प्रकाश की अवधि अधिक समय के लिए होनी चाहिए, कम से कम 12 से 16 घंटे की होनी चाहिए। लेकिन जो दोस्तों शॉर्ट डे प्लांट होता है इसमें प्रकाश 8 से 12 घंटे तक होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को एक और टॉपिक बता देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट रहेगा कि प्रकाश श्वसन क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो दोस्तों फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसे कहते हैं प्रकाशी श्वसन। तो इसकी जो क्रिया होती है वह प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के हरे भागों में, अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के हरे भागों में जो श्वसन की जब श्वसन की अधिकता होती है तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों CO2 होता है इससे बाहर निकलता है, इसी को प्रकाशी श्वसन कहा जाता है। आप लोग फिर सुनिएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के हरे भागों में श्वसन की अधिकता होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे से बाहर निकलता है, इसे ही प्रकाशी श्वसन कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप लोग किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9628363046 दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे मैसेज करके आप इसका PDF नोट्स जो भी चाहिए ले सकते हैं। जय हिंद।